जी बच्चों, 8th क्लास ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस का चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर है हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हेरिडिटी क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। बच्चों, आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। उनकी शक्ल शुबाहत, उनकी आंखों का रंग, उनके बालों का रंग, उनके हाइट, ये चीज़ें आप देखते हैं कि अक्सर औकात एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों में एक जैसी होती हैं। यही हेरिडिटी है जिसको हमने पढ़ना है। ऐसा क्यों होता है? तो हेरिडिटी क्या हुई? हेरिडिटी को अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो आप यूँ डिफ़ाइन करेंगे कि हेरिडिटी इज़ द जेनेटिक हेरिटेज पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। यानी जेनेटिक हेरिटेज, जीन्स के लिहाज से जो तवारुस है उसका वालिदैन से अपने बच्चों में मुंतकिल होने का अमल हेरिडिटी कहलाता है। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होना चाहिए कि हाउ, ये अमल कैसे होता है? हेरिडिटी जो है ये किस तरह से वकूअ पज़ीर होती है? तो बच्चों, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि हेरिडिटी के वकूअ पज़ीर होने के लिए, यानी जो मुख्तलिफ़ खसूसियात हैं जिनमें से चंद की मैंने अभी आपके सामने नाम लिए, उन खसूसियात का वालिदैन से अपने बच्चों में मुंतकिल होने का अमल एक प्लान चाहता है, जिस प्लान के ज़रिए ये खसूसियात ट्रांसफ़र होंगी वालिदैन से बच्चों में। ये प्लान बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अगर आप घर बनाते हैं, आप कोई बिल्डिंग तामीर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक प्लान तैयार करते हैं। पहले आप उसके लिए एक ड्राइंग तैयार करते हैं मेजरमेंट्स के मुताबिक, जिसमें हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमारी ये बिल्डिंग कैसी होगी। इसके बाद आप ये इंश्योर करते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल कौन सा होगा और वो कैसे अवेलेबल किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से नेचर जब किसी इंडिविजुअल को, जब किसी ऑर्गेनिज्म को प्लान करती है तो यही दो बातें सामने रखी जाती हैं। नंबर 1, वो ड्राइंग, वो ब्लूप्रिंट, वो मैप जिसके मुताबिक कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो आने वाले वक्त में डेवलप होगा। इस बात का तयन जो है वो ऑर्गेनिज्म के दुनिया में आने से पहले ये फैसला किया जाता है कि उसके शक्ल शुबाहत, उसका कद, अगर हम इंसान की बात करें ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं, हमारे शक्ल सूरत, हमारा कद, हमारे आँखों का रंग, हमारे बालों का रंग, हमारी जहानत, ये ऐसे अहम ट्रेट्स हैं जिनके बारे में नेचर हमारे इस दुनिया में आने से पहले फैसला कर लेती है एक प्लान के ज़रिए। ये प्लान कहाँ होता है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ये प्लान कहाँ लिखा हुआ होता है, रिटन फॉर्म में कहाँ मौजूद होता है, कोडेड फॉर्म में, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने आपसे ये कहा था, किसी बिल्डिंग का जब बनाने का फैसला किया जाता है, जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो प्लान के अलावा बिल्डिंग मटेरियल की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाता है। अब ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लिविंग थिंग्स जो हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इसमें जितनी साइंस आपने पढ़ी है आप समझते हैं कि जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल इज़ प्रोटीन। अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस की तो हमारी बॉडी में प्रोटीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेवलपमेंट, इन आवर ग्रोथ, इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। इस तरह से आपके जिस्म के जो मसल्स हैं प्रोटीन के बने हुए हैं, आपके टेंडन्स, लिगामेंट्स के बनाने में प्रोटीन्स का किरदार है, बोन फॉर्मेशन में प्रोटीन्स का किरदार है। आपके अगर हम सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ी होगी, उसके स्ट्रक्चर में प्रोटीन का पार्ट है, प्रोटीन अपना किरदार अदा करती है। सेल के बनावट में प्रोटीन का रोल है। आपके बाल प्रोटीनिक हैं, आपके नेल्स प्रोटीनिक हैं और हार्मोन्स और एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर हैं। तो प्रोटीन जो है वो बहुत वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में,
उसकी ग्रोथ में और उसकी एक्टिविटीज़ में, उसके फंक्शंस में, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर भी। अब ये प्रोटीन कहाँ से आएगी, ये बिल्डिंग मटेरियल कैसे अवेलेबल किया जाएगा? तो बच्चों, इससे पहली क्लासेस में जब आपने सेल और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, तो सेल ऑर्गेनल्स में 6th क्लास में आपने पढ़ा था एक टाइनी सा एक सेल ऑर्गेनल है, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम। राइबोसोम्स हमारे सेल के वो ऑर्गेनल्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन बनाने में अहम रोल प्ले करते हैं। गोया नेचर ने प्रोटीन के बनाने की फैक्ट्री सेल के अंदर कायम कर दी इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स। हम लोग या कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपनी फूड लेता है तो उस फूड के अंदर प्रोटीन्स भी शामिल होती हैं। ये प्रोटीन्स जब डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरती हैं तो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। राइबोसोम्स इन अमाइनो एसिड्स को नई प्रोटीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये अमल राइबोसोम्स के अंदर होगा, यानी बिल्डिंग मटेरियल सेल के अंदर मौजूद है। अब कैसे होगा, कब होगा, इसका फैसला उस प्लान के तहत होगा जो सेल्स के अंदर ही मौजूद है। अब हम इस प्लान की बात करते हैं। जी बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोड इज प्रेजेंट ऑन टाइनी स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड जीन्स। जीन क्या चीज़ है या जीन्स क्या होती हैं? जीन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लिक एसिड्स का बना होता है और ये क्रोमोसोम्स में मौजूद है। जीन्स के ऊपर वो सारा प्लान, वो सारा ब्लूप्रिंट लिखा होता है जिसने ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी प्रोटीन्स कब बनेंगी और उसके नतीजे में किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसी होगी और अल्टीमेटली वो ऑर्गेनिज्म क्या शक्ल सूरत इख्तियार करेगा। ये सारा ब्लूप्रिंट, ये सारा मैप, ये सारा प्लान जीन्स पर मौजूद है। और जीन्स क्या हैं? जीन्स जो हैं वो हेरिडिटी की यूनिट्स हैं जो मौजूद होती हैं क्रोमोसोम्स पे और न्यूक्लिक एसिड्स की और प्रोटीन्स की बनी होती हैं। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड्स आर केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स हैं जिसमें नाइट्रोजन भी मौजूद होती है, ऑक्सीजन भी मौजूद हो सकती है, और ये दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आप समझ रहे होंगे डीऑक्सी से जो है वो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे एक रोशनी पड़ रही है कि ये स्ट्रक्चर कैसा होगा। डीएनए, ये याद रखिएगा, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और दूसरी टाइप जो है वो है आरएनए। आरएनए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में और प्रोटीन की ट्रांसफ़र में। आरएनए की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन अभी आप लोगों के सिलेबस में, आप लोगों के लेवल पे आपने आरएनए को स्टडी नहीं करना। डीएनए के बारे में इस चैप्टर में जितना जानना था वो मैंने आपको बताया। जब डीएनए के स्ट्रक्चर की बारी आएगी तो फिर हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि डीएनए क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि ये जीन्स जो हैं, जो डीएनए की, आरएनए की, न्यूक्लिक एसिड्स की बनी हुई हैं, ये कहाँ लोकेटेड हैं? तो genes are present on long thread-like structures which we call chromosomes. बच्चों, सेल के न्यूक्लियस के अंदर लंबे धागे के जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसको आप क्रोमोसोम कहते हैं, और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मौजूद होती हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, तस्वीर डायग्राम्स दिखाएंगे जिससे आप बेहतर अंदाज में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकेंगे, ये जान सकेंगे कि जीन्स और क्रोमोसोम्स वगैरह शक्ल सूरत के लिहाज से कैसे होते हैं। क्रोमोसोम के बारे में ये याद रखिए कि क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और दूसरी बात ये है कि जब तक सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, सेल अपने सेल डिवीजन वाले फेज में नहीं आ जाता,
तो क्रोमोसोम जो है वो एक कंडेंस्ड मटेरियल की शक्ल में न्यूक्लियस में मौजूद होंगे। जब सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है, यानी सेल अपने डिवीजन वाले फेज में एंटर होता है, तो ये जो डेंस मटेरियल है क्रोमोसोम्स का, ये ओपन होना शुरू होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेता है, जिसको हम क्रोमोसोम कह रहे हैं। क्रोमोसोम के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम लॉन्ग थ्रेड्स हैं, और आमतौर पे क्रोमोसोम जो है वो 2 थ्रेड्स की शक्ल में एक क्रोमोसोम पाया जाएगा। इन दोनों थ्रेड्स को हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। यानी एक थ्रेड जो है वो क्रोमैटिड है। हम ये कह रहे हैं कि 1 क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स के एक पेयर के मिलने से एक क्रोमोसोम बनता है, और वो पॉइंट जहाँ ये क्रोमैटिड्स आपस में मिले होते हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड्स का डिफरेंस आपने जहन में रखना है। क्रोमैटिड एक लॉन्ग फाइबर है, और जब ये 2 लॉन्ग फाइबर आपस में मिल जाते हैं सेंट्रोमियर के पॉइंट पर, तो हम इस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम का नाम देते हैं। और क्रोमोसोम जो हैं वो बेस्ट विजिबल होते हैं जब सेल डिवीजन के फेज से गुजर रहा होता है। क्रोमोसोम्स के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिए कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम की तादाद यूनिक होती है। जिस तरह इंसानों में क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो 46 है। नॉर्मली एक इंसान के सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम जो हैं वो पाए जाएंगे, और ये 23 पेयर्स की सूरत में होंगे। तो बच्चों, हम ये कह रहे हैं कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इंसान के सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और ये पेयर्स की शक्ल में होते हैं। लिहाजा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड अ ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। हमारे सेल जो हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑटोसोमल सेल्स, और एक को हम कहते हैं जर्म सेल्स। ऑटोसोमल सेल्स के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, और ऑटोसोमल सेल्स जब डिवीजन के प्रोसेस से गुजरते हैं तो इनकी डिवीजन के नतीजे में बॉडी का साइज इंक्रीज होता है। चाहे वो ह्यूमन बॉडी है, चाहे वो कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑटोसोमल सेल्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज के लिहाज से जो ग्रोथ है उसमें इजाफे के लिए, उस ग्रोथ के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। डिवीजन फिर डिवीजन फिर डिवीजन, यानी रिपीटेड डिवीजन के प्रोसेस से गुजरते हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे इंक्रीज देयर साइज। इंसान आप अपनी तरफ गौर कर लीजिए, पहले आप छोटे से थे, नन्हे मुन्ने से, और अब आप काफ़ी बड़े हो गए। आपके साइज में ये जो इजाफा हुआ है ये ऑटोसोमल सेल्स में होने वाली रिपीटेड सेल डिवीजन और इसके साथ साथ उन सेल्स की तादाद में इजाफे की वजह से हुआ है। तो ग्रोथ जो है उसमें दो चीज़ें अपना रोल प्ले कर रही हैं। नंबर 1 एक ग्रोथ है जिसमें सेल्स डिवाइड होते हैं। जब डिवाइड होते हैं तो उनका नंबर भी बढ़ता है और साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म का साइज भी बढ़ रहा होता है। दूसरी टाइप के सेल्स हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं और ये 2 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं स्पर्म्स जो मेल सेल्स हैं, एक को हम कहते हैं ओवा, सिंगुलर है ओवम, और ये फीमेल सेल्स हैं। और जर्म सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है, उनके क्रोमोसोम का जो स्टाइल है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑटोसोमल सेल्स। ऑटोसोमल सेल्स के जो क्रोमोसोम्स हैं 23 पेयर्स जो हैं क्रोमोसोम्स के, वो एक जैसे हैं। जर्म सेल्स के अंदर 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स के वो ऑटोसोमल हैं और 1 पेयर डिफरेंट है। जो डिफरेंट पेयर है वो है एक्स और वाई क्रोमोसोम वाला पेयर। बाद में फीमेल्स के अंदर एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। मेल्स के अंदर ये बिलीव किया जाता है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होंगे। और जब ये डिवीजन के प्रोसेस से गुजरते हैं तो जो एक गैमीट बनेगा, चाहे वो मेल गैमीट है चाहे वो फीमेल गैमीट है, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे।
ह्यूमन सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, टोटल 46 इन नंबर नॉर्मली। एबनॉर्मली ये नंबर डिफरेंट भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 47 भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जो तादाद है वो 46 क्रोमोसोम्स की है। जर्म सेल्स में देयर आर 23 क्रोमोसोम्स। ये कैसे होते हैं ये हम आइंदा क्लासेस में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब हमने ये बात की कि सेल डिवीजन के प्रोसेस से गुजरता है और उसके नतीजे में सेल्स की तादाद भी बढ़ती है और उसके नतीजे में फिर ऑर्गेनिज्म का साइज भी बढ़ता है। तो जब सेल ने डिवाइड होना है तो उसका क्या प्लान होगा, उसके लिए भी एक प्लान है जिसके तहत सेल डिवीजन के प्रोसेस से गुजरता है। सबसे पहला स्टेप ये है सेल डिवीजन में डीएनए डुप्लीकेट होगा, यानी डीएनए अपने जैसी कॉपी प्रोड्यूस करेगा, नंबर 1। नंबर 2, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। जब जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो गया तो उसके बाद न्यूक्लियस डिवीजन के प्रोसेस से गुजरेगा। इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिवाइड होगी और अल्टीमेटली एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। इसके 2 मोड्स हैं, माइटोसिस और मेयोसिस। आने वाली क्लासेस में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड्स के बारे में कुछ डायग्राम से बात करते हैं। जी तो बच्चों ये देखिए, ये आप इस वक्त स्क्रीन पे जो डायग्राम देख रहे हैं ये क्रोमोसोम की डायग्राम है। जी बच्चों तो ये देखिए, ये एक क्रोमोसोम है। ये वो पॉइंट है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, जिसके ऊपर जिस पॉइंट पर दोनों क्रोमैटिड्स आपस में मिलते हैं। दिस इज़ 1 क्रोमैटिड, दिस इज़ एन अदर क्रोमैटिड। तो ये 2 क्रोमैटिड्स आपस में मिलके एक क्रोमोसोम बना रहे हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये एक क्रोमोसोम है। और ये देखिए, इसको हम कह रहे हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दोनों जो हैं। ये आर्म्स जो हैं, ये अपर आर्म्स आपको नज़र आ रही हैं कि ये निस्बतन छोटी हैं, इनको हम शार्ट आर्म कहते हैं। ये आर्म निस्बतन बड़ी हैं, इनको हम लॉन्ग आर्म्स कहते हैं। आपको ये याद रखना है कि क्रोमोसोम की शक्ल कैसी है और क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, सेंट्रोमियर क्या होता है। दरम्यान में जो आपको वाइट लाइन नज़र आ रही है ये है डीएनए मॉलिक्यूल। जी बच्चों ये देखिए, ये एक और डायग्राम है, सिस्टर क्रोमैटिड, सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स। ईच मेटाफेज क्रोमोसोम अपीयर्स टू बी लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स, ईच ऑफ विच इज़ कॉल्ड ए क्रोमैटिड। ये वाला, ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड। Chromatids of a chromosome appear to be joined together at a point known as centromere. 2 chromatids making up a chromosome are referred to as sister chromatids. Chromatids of homologous chromosomes are known as non-sister chromatids. ये देखिए, होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो क्रोमोसोम्स के जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं उसमें से ईच क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। यानी क्रोमोसोम्स पेयर्स की शक्ल में हैं और एक पेयर के जो दोनों क्रोमोसोम्स होंगे दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये देखिए बच्चों, ये एक और तस्वीर है, इसमें न्यूक्लियस और ये आपको क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं। अगेन टीलोमियर, सेंट्रोमियर और क्रोमोसोम जो हैं ये देखिए पहले कंडेंस्ड फॉर्म में होंगे और उसके बाद जब सेल डिवीजन के करीब आएगा तो उस वक्त ये सेल्स जो हैं जो क्रोमोसोम्स हैं वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की शक्ल में आ जाएंगे। जी इस डायग्राम को देखिए, सेल, न्यूक्लियस और इसके बाद ये आपको क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं, क्रोमोसोम पेयर्स। और ये लास्ट वाला देखिए 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जर्म सेल्स होते हैं उसमें ये एक क्रोमोसोम पेयर पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसका प्रपोज स्ट्रक्चर है, इसको देख लीजिए, इसके बारे में फिर बात करेंगे। तो बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आइंदा क्लास में हम सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी।